નમસ્કાર, આપણું ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત વાયુસેના સંગઠન દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર પર કાર્યક્રમ યોજાયો। નવમા ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો પરમવીર ચક્ર વાર્ષિક સ્મૃતિ પર ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાતના વાયુસેના સંગઠન દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂર પર નવમા સંસ્કરણ વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરાયું। વાયુસેના સંગઠનની ગુજરાત શાખા દ્વારા 14 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત નીલાંબર ઓડિટોરિયમ ખાતે સ્વર્ગસ્થ ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો પીવીસી વાર્ષિક સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનોમાં નવમા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 2 વરિષ્ઠ અનુભવી સંરક્ષણ અધિકારીઓ ઓપરેશન સિંદૂર પછીની પરિસ્થિતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંબંધિત વ્યૂહાત્મક પાસાઓ પર સમજણ પૂરી પાડી હતી। યોગાનુયોગ 54 વર્ષ પહેલા 14 ડિસેમ્બરના દિવસે જ આપણા દેશના બહાદુર સપૂત સ્વર્ગસ્થ ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો પીવીસીએ કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાની સેનાની આગળ વધવાની ગતિવિધિને રોકવા માટે શ્રીનગર એરફિલ્ડનું રક્ષણ કરવા માટે પોતાનું જીવન બલિદાન આપ્યું હતું। આ ઘટનાની સ્મૃતિમાં 2 નવેમ્બર 2025ના રોજ સમગ્ર ભારતમાં 60થી વધુ સ્થળોએ શેખો IAF મરાઠા 2025 યોજવામાં આવ્યું હતું, જેને ભારે પ્રતિસાદ મળ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ એર માર્શલ નગેશ કુમાર, SYSM, PVSM, AVSM, VM, AOC, NCHQ, SWSC ગાંધીનગર રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે લેફ્ટનન્ટ જનરલ દુષ્યંત સિંહ, PVSM, AVSM નિવૃત્ત ડાયરેક્ટર જનરલ સેન્ટર ફોર લેન્ડ ઓરફેસ સ્ટડીઝ અને એર વાઇસ માર્શલ ગોલાણી, ડાયરેક્ટર જનરલ સેન્ટર ફોર એર પાવર એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક સ્ટડીઝ દ્વારા ઉપસ્થિત અધિકારીઓને વિદ્યાર્થીઓને લેક્ચર આપી સમજ પૂરી પાડી હતી। ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંહ શેખો ભારતીય વાયુસેનાના એકમાત્ર એવા સભ્ય છે જેમને પરમવીર ચક્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે। આ સન્માન 1971ના યુદ્ધ દરમિયાન પાકિસ્તાનના F-86 જેટ વિમાનો સામે આકાશી યુદ્ધમાં લડવા તેમણે દાખવેલી હિંમત, શૌર્ય અને ઉડાન કૌશલ્યના માનમાં એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું। F-86 સેબ્રે જેટમાંથી પડેલા ગોળીબારમાં તેમનું વિમાન તૂટી પડ્યું હતું અને તેઓ શહીદ થયા હતા। हम लोग ये क्यों करते हैं, इस तरह के मेमोरियल लेक्चर किस लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। थीम जो होती है उस समय जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं, उस समय जो चीज़ें देश में डिस्कस हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर ये थीम बनाई जाती है। जैसे पिछले 7 महीनों से आप देख रहे होंगे कि और सिंदूर को लेकर के ही काफ़ी कुछ मंत्रणा चल रही है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सिक्योरिटी सेक्टर में हो, चाहे वो थिंक टैंक्स के बीच में हो। जैसे मेरे बगल में एयर वाइस मार्शल गुलियानी जी हैं, ये भी डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडी के। उसी तरह से मैं हूँ सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ का। लेकिन मैं इतना बता दूँ, आज की जो लड़ाई है एयर, लैंड, सी, साइबर, स्पेस, अलग अलग हिस्सों में नहीं लड़ी जाती। आजकल एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है। तो ये जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को बताने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। और आपने देखा होगा कि जो वेटरन होते हैं, यानी कि जो लोग यूनिफॉर्म उतार के एक सेकेंड इनिंग शुरू करते हैं अपनी, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है मोटिवेशन का। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं या इवेंट करते हैं, तो उससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे प्रेरित होती है। इसी तरह से जैसे हमने एक चाणक्य डायलॉग किया था, उसमें पूरा एक दिन हमने सिर्फ युवा के ऊपर फोकस किया, यंग लोगों के ऊपर फोकस किया, कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, NCC, आप समझ लीजिए करीबन 400 बच्चे उस प्रोग्राम में थे। तो जब वो सुनेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमारी अगली पीढ़ी जो है, जो काम हम लोगों ने शुरू किया, हमारे जो करंट लोग जो सर्विस में हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, और ये वो हैं जो कि इनको और आगे ले जाएंगे और हमारे देश का नाम ऊँचा करेंगे। बहुत आभारी हुए मार्शल देसाई का कि उन लोगों ने मुझे आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाया इस लेक्चर सीरीज के लिए। और जब बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, जो मैं पहले पिछला सवाल जो था उसका जवाब दूंगा, उसके बाद फिर आगे आपको जो भी सवाल पूछना है जरूर पूछिएगा। तो ऐसा है कि आप सबको पता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में इस समय उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। और भारत देश में निर्माण कर रहा है तेजस जहाज का, पर जिस रेट से हमको जहाज चाहिए उस रेट से हमारा जो PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो भारतीय वायुसेना ने इसका 1984 में डिमांड किया था। MiG-21 जब रिटायर होगा तब LCA एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हुआ था। ये एयरक्राफ्ट 2003-4 में पहली बार फ्लाई किया, पर स्क्वाड्रन में इंडक्ट हुआ 2016 में। तो अभी हम 2025 में हैं। अब तक जो पहले 40 जहाज का भारत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी पूरे डिलीवर नहीं हुए हैं। तो ये और जब ये चल रहा है तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता है।
जो हमारे एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, उनको सर्विसेबल रखें ताकि उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ सके। तो इसलिए जैगुआर विमान जो है उसका निर्माण जो है वो होना बंद हो गया है। पूरे विश्व में भारत एक इकलौता देश है जो इस जहाज़ को उड़ा रहा है। तो भारत ने ये कोशिश करी है कि जहाँ पर भी ये जहाज़ पड़े हुए हैं उनसे जो भी स्पेयर हम लोगों को मिल पाते हैं उसको यूज़ करके जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसकी सर्विसिबिलिटी हम बढ़ाएं ताकि वो हमें ज़्यादा तादाद में अवेलेबल रहें वो जहाज़। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है और ओमान जैसे देश ने तो ये बिना किसी पैसे लेकर के ग्राटिस हमको ये देने का फैसला किया है। दूसरा देश यूके, फ्रांस, मेरे ख्याल से वो कुछ पैसे हमसे ले रहे हैं। पर जो भी है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, आज अगर भारत कोई डील भी साइन करता है रफाल एयरक्राफ्ट की तो हमें अगले 5 साल तक वो जहाज नहीं मिलेगा जिसकी डील आज साइन होती है। तो इसके मद्देनजर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो एग्जिस्टिंग हमारी फ्लीट है उसको अपग्रेड करने के अलावा, इसलिए भारत ये कदम उठाया। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें